नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। 5 की बात की शुरुआत चक्रवाती तूफान ताउते की खबर से। ये तूफान जो है इसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही के आसार हैं और इसका असर गुजरात के अलावा कई राज्यों में नजर आ रहा है। मुंबई में तेज हवा के साथ साथ बारिश हो रही है। इस समय समंदर में काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और मरीन ड्राइव पर भी कुछ इस तरह का नज़ारा है। बल्कि मुंबई एयरपोर्ट बंद किया गया है और वर्ली सी फेस जो है वहां पे लोगों की आवाजाही भी रोकी गई है। ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन तमाम जगहों पर लोगों को जाने से मना किया गया है। काफ़ी ऊंची समुद्री लहरें उठ रही हैं और तेज़ बारिश भी मुंबई में हो रही है। फिलहाल हम मुंबई के मरीन ड्राइव को जाने वाली जो ब्रिज है वहाँ पर मौजूद है। मेरे दाहिने तरफ आप जो देख रहे हैं ये मुंबई मरीन ड्राइव है और यहाँ पर किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं और उसका समुद्र पर कितना असर पड़ रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जो हवाओं का जो असर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से कहा गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। आपको बता दूं कि इस ब्रिज के ऊपर तक भी अगर आप देखेंगे तो समुद्र की लहरें आ रही हैं। राजेंद्र दयालकर जी अगर दिखाएंगे तो जो हम छाता भी लेकर आए हैं उसका असर कैसा हुआ है आप समझ सकते हैं। तो जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ हैं और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो समुद्री तट है वहाँ पर भी जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। बहरहाल प्रशासन का कहना है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हवाएं कम होती जाएंगी, इसकी जो तेज़ी है उसमें कमी आएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो आपको मैं बता सकता हूँ कि काफ़ी तेज़ हवाओं का असर यहाँ पर देखने मिल रहा है और जो तूफ़ान है चक्रवाती तूफ़ान उसकी वजह से जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठती हुई नज़र आ रही हैं। एक बार आपको फिर से मरीन ड्राइव का हम ये नज़ारा दिखाते हैं और आप ये देख कर समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। यहाँ पर लहरें कितनी तेज़ चल रही हैं और इसका किस तरह से जो तूफान है उसका असर मुंबई पर पड़ता हुआ दिख रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो मुंबई में इसका कितना असर है आपने देखा। कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और ऊंची लहरें समंदर में उठ रही हैं और अरब सागर में जो चक्रवाती तूफान उठा है जिसका असर मुंबई में भी है, गोवा, केरल तमाम जगहों पर इसका असर और गुजरात में तो लैंडफॉल ही होने वाला है। इसमें 410 लोगों के फंसे होने की आशंका है अरब सागर में। मुंबई के पास अरब सागर में से अब तक 2 SOS कॉल आए हैं लोगों को बचाने के लिए और ये जो तूफान है वो तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। इसमें हवा की रफ्तार काफी तेज हो सकती है, 210 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भयानक तबाही मचाने के लिए काफी है। मुंबई में इसका बहुत असर है। समंदर में ऊंची लहरें हैं, बारिश है। मुंबई से करीब 175 किलोमीटर दूर बॉम्बे हाई फील्ड में ऑयल फील्ड्स के पास एक बहती नाव पर कम से कम 273 लोग फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने रेस्क्यू के लिए 2 जहाजों को भेजा है। INS कोची और INS तलवार को मौके पर भेजा गया है ताकि लोगों को बचाया जा सके। चक्रवाती तूफान में बचाव अभियान के लिए अन्य जहाज़ों और विमानों को भी तैयार किया जा रहा है। INS कोची और INS तलवार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। सुनील, एक तो जो खबर आई है कि लोग फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू के लिए भेजा गया है, नौसेना ने 2 जहाज़ों को भेजा है। इसके अलावा जो मुंबई का हाल है, सोहित हमें दिखा रहे थे कुछ इलाकों से इस वक्त तस्वीरें, मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। किस तरह का असर महाराष्ट्र में है? देखिए नगमा, जो SOS कॉल थे वो 2 थे, यानी 2 बार्ज थे जिसमें कि लोग फंसे हुए थे, कुल 410 लोग। तो INS कोची जो कि जिसमें कि 200 जिस बार्ज में 271 के करीब लोग फंसे थे वहां पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू शुरू हो चुका है, ये अपडेट मिला है। रही बात मुंबई की, तो स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश रह रहकर हो रही है और लगातार भी हो रही है, लेकिन कभी कभी तेज बहुत हो जा रही है। जगह जगह से अभी भी पेड़ गिरने की खबरें आ रही है। अभी कुछ देर पहले ही फेडर रोड पर पेड़ गिरने की खबर आई है। सेना भवन के सामने शिवाजी पार्क के पास जो नुक्कड़ जो जाता है वहां पर एक बड़ा पेड़ गिर गया है और 2 लाइट के खंभे भी गिर गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है।
तो और ये भले ही ये जो तूफान है ये मुंबई पार करके पालघर और पालघर से भी आगे निकल गया है, ये बताया जा रहा है, अपने रास्ते पर दीव की तरफ वो बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि असर अभी तक उसका बना हुआ है। उल्टे जो मुंबई पालघर और ठाणे अभी तक ऑरेंज अलर्ट पे था, अब वो रेड अलर्ट में आ चुका है, यानी कि यहाँ अभी भी बड़ी आशंका है कि तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ में तेज गति से बारिश भी हो सकती है। तो ये अभी आशंका बनी हुई है। और जो नुकसान हो रहा है कल से, अगर हम देखें कि मुंबई और महाराष्ट्र के समुद्री किनारे से गोवा के बाद से जो शुरुआत हुई है, तो वो नुकसान की खबरें अलग अलग जगहों से आ ही रही हैं, लेकिन अभी भी राहत नहीं है, क्योंकि तूफान तेज गति से भले आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो असर है वो मुंबई आसपास के इलाकों में लगातार दिख रहा है। नई मुंबई में अभी कुछ देर पहले ही एपीएमसी जो मार्केट है वहां पर जो छत बनी थी, उसका जो पतरा था, शेड था, वो गिर गया था, उसमें कई 15 के करीब गाड़ियां दब गई, ये बताया जा रहा है। हालांकि किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। तो इस तरह की खबरें लगातार अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, नुकसान हो रहा है और अब रेड अलर्ट है, यानी कि अभी भी बारिश तेज गति से होने की आशंका बनी हुई है और तेज गति से हवा जो है वो तो अभी चल रही है। वाटर लॉगिंग की समस्या मुंबई में खास करके हो जाएगा। जी सुनील, मैं ये पूछ रही हूँ कि लगातार बारिश हो रही है, एक तो जो चक्रवाती तूफान है उससे जितना नुकसान होगा वो तो एक बात है, पर शहरों में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जब ये तेज बारिश हो रही है इससे जगह जगह पानी का जमाव और उससे जो तबाही होती है वो तमाम चीजें भी हैं, तो उससे और मुंबई में खास करके शहर में ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए भी इस दफा क्या कुछ करना मुमकिन है? बीएमसी ने क्या इंतजाम किए हैं? और अब तेज बारिश, हवा, ये तमाम चीज है, तो कई जगहों पर लोगों को जाने के लिए मना किया गया है। मैं ये पूछना चाह रही हूं कि कम से कम नुकसान हो जान माल का, इसके लिए इन इलाकों में किस तरह की तैयारी है? देखिए, कम से कम जान माल का नुकसान हो इस दृष्टि से, तूफान की दृष्टि से हम देखें तो ज़्यादातर जो ये किनारे से कुछ रूम जो जगह इलाके हैं उनको जरूर एक एहतियातन खाली कराने या मछुआरों को जो है बंदरगाह पर आने के लिए कह दिया गया था, तो पहले से चेतावनी जारी थी और लगभग सभी मछुआरे आ गई थी। एक दो जो कि सिंधुदुर्ग से खबर आई थी कि 4 मछुआरे गायब हैं, इस तरह की खबर आ पाई थी। रही बात मुंबई में, तो मुंबई में जो कोविड सेंटर हैं जो कि अस्थायी हैं, वहां से जो है मरीजों को हटा दिया गया था एहतियातन। लेकिन आप जब बात कर रही हैं लो लाइन इलाकों की जहां पर पानी भर जाता है, जैसे कि मुंबई में अमूमन होता है, तो ये तैयारियां जो होती है पंप वहां पर लगाना और पानी निकासी करना, वो अक्सर जो है मानसून में शुरू हो पाती है। ये मई में अचानक से ये तूफान आया है और जिसका असर हम बारिश के रूप में देख रहे हैं। और आज ही 3:44 पर लगभग 3.94 के करीब मीटर के करीब लहरें उठ रही थी, तो स्वाभाविक तौर पर, और ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो उसका असर हमें दिखाई पड़ा है। तो दहीसर का जो सबवे है, मालाड सबवे है, अंधेरी सबवे, इस तरह के जो निचले इलाके हैं परेल, वहां पर पानी कई जगहों पर जमा जरूर हो गया है। लेकिन ये हमें देखना है कि इस समय कोविड का प्रकोप चल रहा है और लॉकडाउन है, तो उस तरह से लोग सड़कों से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने कामों पर नहीं जाते हैं जो कि अत्यावश्यक सेवा में नहीं है, तो उस तरह की स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी लोग अत्यावश्यक सेवा से निकल रहे हैं उनके लिए तकलीफें हैं, क्योंकि जगह जगह पर पेड़ गिर गए हैं, कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, तो यातायात जो है वो बाधित हो रहा है, उनको जाने में कठिनाइयां आ रही हैं। और आशंका बनी है कि पेड़ जो है कार पर गिर जा रहे हैं, मकान पर गिर जा रहे हैं, तो वो एक नुकसान जो है वो एक थोड़ा सा ज्यादा ही चिंताजनक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जी धन्यवाद आपका सुनील। और जो बीएमसी है, बीएमसी का डिजास्टर मैनेजमेंट दफ्तर भी हालात की मॉनिटरिंग कर रहा है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल से बात की है हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। हमारे साथ बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल सर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सर, अभी किस तरह का माहौल है, क्या कुछ हो रहा है? हम डिजास्टर कंट्रोल रूम में भी मौजूद हैं, क्या शहर के हालात है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? देखिए, परसों से जब से हमें अलर्ट मिली है, हम हर आधे घंटे 1 घंटे में खुद बात कर रहे हैं आईएमडी से, और मेरी भी लगभग हर आधा घंटा 1 घंटा के बीच में आईएमडी के जो नंबर 1 बॉस हैं उनसे बात होती है। तो कल रात से हम सारी रात से अलर्ट पे हैं। और अभी अगर आप हमारी स्क्रीन देखें सामने, लाइव स्क्रीन जो है, वहाँ पे अभी जो साइक्लोन है, इसका जो एपिसेंटर है अभी 150 किलोमीटर ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई है। इट इज़ 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मुंबई, और अभी लगभग ये मुंबई को फेस कर रहा है, बट 150 किलोमीटर असाइड। एंड
इसी कारण अभी पिछले 11 बजे से लेकर अभी पौने 8 बजे तक बड़ी हैवी बारिश हो रही है। परंतु आप देखें हमारे पास ये 5000 कैमराज हैं और 5000 कैमरा से हम पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं फ्लडिंग नहीं है, थिंग्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई लोगों को हमने कोविड सेंटर से भी पिछले कुछ दिनों में शिफ्ट किया गया है। ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए गए हैं उसका किस तरह से फायदा हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, ऑल्दो परसों से आईएमडी बोल रहा है कि बम्बई को से खतरा नहीं है, परंतु हम चांस नहीं ले रहे। इसलिए हमने परसों ही हमारे 580 कोविड जम्बो हॉस्पिटल के पेशेंट्स को हमने जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रॉपर, जैसे कि 7 हिल हॉस्पिटल, केएम, नायर, साइन, नेस्को, वहाँ हमने शिफ्ट कर दिया था एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन भी एक भी व्यक्ति को कोई इशू निर्माण ना हो। ऐसा नहीं है कि हमें बंद करना पड़ा, वो हमने खुद बंद किया है प्रिकॉशन लेने के लिए। आखिरी सवाल ये होगा सर कि हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर पेड़ गिरे हैं, कुछ जगहों पर जल जमाव की भी खबरें आ रही हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? शहर अभी फिलहाल सुरक्षित है, क्या कुछ हो रहा है? क्या देखिए, हमने लास्ट ईयर से एक SOPs बनाई हुई हैं कि जो हमारे 1 लाख कर्मचारी हैं कौन क्या करेगा। आप देखना कि पिछले साल ऑलमोस्ट 1000 पेड़ गिरे थे और शाम तक हमने सब क्लियर कर दिया था। आज भी अभी तक जो पेड़ गिरे हैं आप देखेंगे कि शाम को 6 बजे तक आपको एक भी पेड़ गिरा हुआ नजर नहीं आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल? एब्सोल्युटली। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी कंट्रोल रूम का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया है। आदित्य ठाकरे ने भी कंट्रोल रूम का जायजा लिया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि तमाम इंतजाम जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। और आज दोपहर गेटवे ऑफ इंडिया के पास काफ़ी ऊंची लहरें देखने को मिली हैं, जैसे कि मरीन ड्राइव के इलाके में भी काफ़ी ऊंची लहरें उठ रही हैं और लोगों को वहां पर जाने को मना किया गया, उस रास्ते को बंद किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास भी बहुत ऊंची लहरें दिखाई दी। हमारी संवाददाता पूर्वा चिटनिस भी वहां मौजूद थी। फिलहाल मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे हूँ, जहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारी मात्रा में जो हवा की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे IMD के प्रेडिक्शन के मुताबिक ये 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। और जहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी तेज है और किसी को भी हम एडवाइस करते हैं कि समुद्र के पास बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि ये जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है और किसी को भी यहाँ पे समुद्र के पास जाने की परमिशन अभी तैयार नहीं है। DMC ने कहा है कि ये जो देखिए आप जैसे देख रहे हैं ऐसी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, ऊँची ऊँची लहरें आ रही हैं, ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, तो किसी को भी समुद्र के पास जाने की परमिशन नहीं है। सरकार ने कहा है कि कोस्ट लाइन से, महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन से अभी तक 12,000 के ऊपर लोगों को उन्होंने ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया है। जो अलग अलग मुंबई महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन है, जो अलीबाग, रोहा, श्रीवर्धन, 12,000 के करीब लोगों को चालान कर दिया है। 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का IMD बता रही है, मुंबई में तूफान से कई जगह पेड़ गिरने की खबरें हैं। तेज हवा से कई जगह पर जो खड़े वाहन हैं जैसे मोटरसाइकिल वो भी गिर गए हैं। पेडर रोड में बड़ा पेड़ गिरा है, तो हवा काफ़ी तेज़ रफ्तार चल रही है और उसमें बड़े पेड़ भी गिर गए हैं। जैसे बांद्रा में एक ऑटो रिक्शा पर पेड़ गिर गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई जगह पर खड़े वाहन गिरे हैं, कई जगह पर पेड़ गिर गए। जैसे ये तस्वीर आप बांद्रा की देख रहे हैं, जहां पर एक ऑटो रिक्शा पर ही पेड़ गिर गया। कुलाबा के इलाके में भी कई पेड़ गिरे हैं। और भारी बारिश से मुंबई के अंधेरी इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। इससे कई जगह पर ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी है। साथ ही पैदल आने जाने वालों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ साथ मुंबई के कई इलाकों में यही हालत है। जैसे बारिश लगातार हो रही है, उस वजह से वकोला में भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है।
मुंबई के अलग अलग इलाकों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दादर का भी यही हाल है। दादर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इसमें लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। एक पानी भरने की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम भी है। और गोरेगांव में भी बारिश से जल जमाव, वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है। तो मुंबई में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के अभियान में जुटी हुई हैं। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताउते आज गुजरात के तट से टकराएगा, यानी पोरबंदर और भावनगर के बीच इसका लैंडफॉल होगा। मौसम विभाग के मुताबिक समंदर में तूफान की रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, पर यह समंदर में तूफान की रफ्तार हो सकती है। जब लैंडफॉल होगा तट से टकराने के वक्त इसकी रफ्तार कम होकर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जो अपने आप में काफ़ी तेज हवा है। उसके बाद इसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाएगी। वहीं गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में लगातार कई जगहों पर बारिश हो रही है। इस तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड, नौसेना और स्थानीय प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी रखी है। तो एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगहों पर तैयार हैं। गुजरात में तूफान से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी है, इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्र ने एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान से बात की है। मैं इस वक्त एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम में हूं और यहां पर मिनट बाय मिनट ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिस तरह से साइक्लोन ताउते को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये एनडीआरएफ के जवान हैं जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और उनकी जो ये तस्वीरें हैं वो लगातार उनके हेडक्वार्टर में पहुंचाई जा रही हैं। और इसके साथ ही जो दूसरी स्क्रीन है इसमें आईएमडी की तरफ से जो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर में डाटा भेजा जा रहा है उसकी एक इमेज यहाँ पर है। और ये ट्रेजेक्ट्री है साइक्लोन का, किस तरह से साइक्लोन आगे बढ़ रहा है और उसका कहाँ कहाँ पर असर होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड, जो तीसरी स्लाइड है, वो एनडीआरएफ के डिप्लॉयमेंट की है, किस तरह से फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। और मेरे साथ एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि आपने कितनी टीमें डिप्लॉय की हैं और किस तरह से आपने उनको कहाँ कहाँ पर रखा है? देखिए, जो टीमें हैं वो लगभग 100 से ज़्यादा टीमें हैं और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टीमों का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑलरेडी गुजरात और दीव मिला के 46 टीम्स डिप्लॉयड है एंड यू कैन सी कि उनको किस तरह से जो बल्ज है, गुजरात का बल्ज है, सदर्न बल्ज, उसमें डिप्लॉय किया गया है। द्वारका में 2, पोरबंदर में 2। दीज आर द इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट्स। इसी जगह इम्पैक्ट होने की संभावना है। और जो इम्पैक्ट एक्सेस है वो जूनागढ़ के आसपास यहाँ पर है, लगभग बल्ज के टिप पर है, दीव के ऊपर है, तो यहाँ पर लैंडिंग होने की संभावना है। इसमें लैंडिंग पॉइंट ये वाला है, दीव के जस्ट राइट में है और ये 80 नॉट पे होगा 17 के 18 बजे, मतलब 6 बजे शाम को। 6 बजे शाम को 80 नॉट इज ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 185 किलोमीटर। तो ये काफी ज्यादा स्पीड है। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के लिए आपने किस तरह के डायरेक्शंस दिए हैं? सभी लोग जो फील्ड में गए हुए हैं, वैसे तो 99% हमारे ऑलरेडी डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, डबल डोज से, लेकिन जो भी गए हैं ऐसा कोई भी उसमें व्यक्ति नहीं है, ऑपरेटिव नहीं है, जो कोई कर्मी नहीं है जो कि डबल डोज वैक्सीनेशन लिया ना हो। मास्किंग प्रोटोकॉल और जो कॉस्ट्यूम प्रोटोकॉल है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसा कि मैं मानता हूं ये दोनों चैलेंज के लिए हम लोग तैयार हैं। कोविड चैलेंज को भी हम लोग स्ट्राइड में ले रहे हैं और साथ ही साथ साइक्लोन के चैलेंज को। कोलकाता के सीबीआई मुख्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। राज्य के 2 मंत्रियों फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी की गिरफ्तारी से गुस्साई ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची और वहां धरने पर बैठ गई हैं। वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया और पथराव किया है। बाद में सुरक्षा बलों ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। आज सुबह ही नारद स्टिंग केस में दोनों मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के लिए सीबीआई के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम भी उनके घर पहुंची थी। तृणमूल के
विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री सोवन चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। CBI has today arrested 4 then ministers of Government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification from the sting operator. সবার সাথে কথা বলছে ডিআইজির সাথে এবং মুখ্যমন্ত্রীর পারমিশন নেই, কারোর গভর্নমেন্টের পারমিশন নেই, এভাবে চলতে পারে না। কি বলেছে মুখ্যমন্ত্রী? এভাবে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে না, উনি বলেছেন ওনাকেও অ্যারেস্ট করতে হবে। इस मामले में शिकायतकर्ता मैथ्यू सैमुअल का कहना है कि सबूत तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी थे, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। According to CBI officers told me, Subhendu Adhikari admitted to CBI and ED, he received the money, 5 lakhs rupees, and so person, that everything he admitted. Then finally what happened? His name was not there. कोरोना से जंग के लिए एक और हथियार अब तैयार है। DRDO ने एंटी कोरोना ड्रग 2DG यानी कि 2-डाइऑक्सी ग्लूकोज को आज इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया। अब ये दवा मरीजों को दी जा सकती है, गंभीर मरीजों को ये दवा दी जाएगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद थे। ये दवा एक पाउडर के रूप में है जो कि पाउच में, पैकेट में है। शुरुआती चरण में दिल्ली के चुनिंदा अस्पतालों को 10,000 खुराक मुहैया कराई गई है। इस दवा को DRDO ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। DRDO का दावा है कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भरता कम होती है। दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के उत्साहजनक नतीजों को देखते हुए DCGI ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया, यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा चैलेंज आए तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है, तो उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था, तब से मैं जानता हूं DRDO ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। कई देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन के बाद खून का थक्का जमने की आशंका जताई थी और इसलिए कई देशों ने कोविशील्ड को रोका भी था। अब सरकार के पैनल ने कहा है कि ऐसे मामले आए हैं लेकिन वो बेहद कम हैं। पैनल के मुताबिक भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत से अब तक 23,000 से ज्यादा एडवर्स इवेंट हुए। इनमें से 700 मामले गंभीर थे। इन 700 में से 498 मामले की जांच की गई तो उनमें 26 ब्लड क्लॉट के मिले। ये मामले 10 लाख केस में 0.61% हैं, यानी कि बहुत कम लोगों में मिले। ब्लड क्लॉट के सारे मामले कोविशील्ड लेने के बाद के हैं। कोवैक्सीन को लेकर कमेटी को ब्लड क्लॉट की एक भी शिकायत नहीं मिली है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड लेने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि टीका लेने वालों को 20 दिन बाद तक एडवर्स इफेक्ट की शिकायत आ सकती है। अगर शिकायत आए तो जहां टीका लिया है वहां संपर्क करें। ब्लड क्लॉटिंग के अलावा दूसरी समस्या हो सकती है जिसमें सीने में दर्द, सांस में तकलीफ, पेट में दर्द, कमजोरी और देखने में दिक्कत जैसी समस्याएं भी शामिल हैं।
और गुड़गांव के बाद अब नोएडा में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। डीएलएफ मॉल में पहले जिला प्रशासन के साथ मिलकर पार्क कंपनी ने शुरुआत की। दरअसल ये कंपनी मॉल के पार्किंग का काम देखती है। पहले तो अपॉइंटमेंट लेकर लोग अपनी गाड़ी में यहाँ बैठे बैठे टीका लगवा सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने भी यहाँ की तैयारियों का जायजा लिया है। हम फिलहाल नोएडा में हैं, जहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन चल रहा है नोएडा के डीएलएफ मॉल में। और इससे पहले गुड़गांव में शुरुआत हुई, गुड़गांव के 3 मॉल में इस तरीके की शुरुआत हुई, लेकिन वहाँ पे सेकेंड डोज लगाया जा रहा था। यहाँ पे पहली डोज लग रही है, वो भी 45+ से ऊपर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल में लगती है। आप देखिए कि ये गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी, धीरे धीरे इसके पीछे जो गाड़ियाँ हैं वो एक एक करके आती हुई नजर आएंगी। पीछे गाड़ियों की कतार है, और जब जिसका नंबर आता है वो गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है। और उसके बाद यहाँ पे एक कैंप है, जहाँ पे आप देखिए कि नाम बताया जाता है, और नाम बताने के साथ ही जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है, टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और यहाँ पे इस तरीके से ये कुछ मेडिकल स्टाफ हैं और जो यहाँ पर टीकाकरण को अंजाम देते हैं। आपको वैक्सीनेशन लेना ना, आप टीकाकरण करवाएंगे, क्या लग रहा है ये जो सुविधा की गई शुरुआत जी, वो क्या लग रहा है? ये सुविधा अच्छी हो गई? बेस्ट है, ये तो है ही अच्छी जी जी। मतलब भीड़ भाड़ से बच जाएंगे? जी जी। आपको कोई चिंता नहीं आई कि गाड़ी नहीं, सेफ्टी भी है, भीड़ भाड़ भी नहीं है, सेफ्टी तो है ही अपनी ना, कि अपनी कार में तो डर नहीं है वो चीज। अपना नाम बता दीजिए। दीपाली। और यहाँ पर आप देखिए कि ये सिस्टर हैं जो यहाँ पर टीकाकरण की प्रक्रिया जो है गाड़ी में बैठे बैठे पूरी की जाएगी। और इसी तरीके से लगातार एक के बाद एक जो है वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी में बैठे बैठे टीकाकरण को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है, जहाँ पे भीड़ भाड़ में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और गाड़ी में बैठे ही, जिसको ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आज आपने सर यहाँ पे जायजा लिया है, आपको क्या लग रहा है, क्या फीडबैक मिला है, और आने वाले वक्त में क्या योजना है इस तरह की? देखिए, आप खुद भी हमारे साथ थे, लोग काफ़ी संतुष्ट हैं वैक्सीनेशन के ड्राइव थ्रू का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ के एनसीआर के जो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। वैक्सीन भी लग जाए और लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो, इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार। हाँ, भीड़ में भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, गाड़ी से उतरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट लाइक बाय द रेसिडेंट्स ऑफ गौतम बुद्ध नगर। ऐसे आने वाले दिनों में जनता की जो फीडबैक मिलेगी तो उसके तहत और बेहतर तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करने की कोशिश की जाएगी। जितने लोगों से हमने बात की, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि खुश थे वो कि भीड़ में नहीं जाने की जरूरत पड़ी। इनफैक्ट बुजुर्ग भी मिले, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन हमने इसलिए नहीं करवाया कि भीड़ में जाना पड़ता। तो आने वाले वक्त में जो फीडबैक मिलेगा या मिल रहा है अभी, क्या और भी मॉल्स में इस तरह की व्यवस्था? ऑलरेडी यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में 2 जगह ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में भी शुरू किया गया, या डीएलएफ मॉल में शुरू की जा रही है। जैसे जैसे और आवश्यकता पड़ेगी, जैसे जैसे और ये आवश्यकता महसूस की जाएगी जनता के परामर्श के साथ, और भी जगह और भी कॉन्सेप्ट से शुरू की जाने की हमारे पास कार्य योजना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब दिल्ली में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को सरकारी स्कूलों में भी टीका लगाना शुरू कर दिया गया है। अभी तक इस उम्र के लोगों को केवल अस्पताल या डिस्पेंसरी में ही टीके लग रहे थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग टीका लगवाने में हिचक रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं टीका लगवाने गए तो अस्पताल या डिस्पेंसरी में संक्रमण न हो जाए। देखते हैं शरद शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए एक अच्छी और राहती खबर है। खबर यह है कि अगर आप 45 साल से ऊपर के हैं और आप टीका लगवाना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर ही आपको टीका लगवाना है, तो किसी अस्पताल या डिस्पेंसरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया है। मैं पूर्वी दिल्ली के मंडावी इलाके में हूँ, दिल्ली सरकार के स्कूल में हूँ, और यहाँ पर 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका टीकाकरण चल रहा है। देखते हैं किस तरह से यहाँ पर टीकाकरण चल रहा है और किस तरह के फ़ायदे इस तरह की व्यवस्था से होंगे। ये देखिए, ये वैक्सीनेशन रूम है और ये यहाँ पे टीका लग रहा है 45 साल से। ये वो रूम है जहाँ पर टीका लगने के बाद सब को इंतज़ार करना होता है। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी,
ये आज से ही शुरू हुआ है यहाँ पर। तो किस तरह का फ़ायदा आप स्कूल के अंदर टीका लगवाने से आपको महसूस? पहले अपना नाम बता दीजिए, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम ललित चौहान है। हाँ, मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ। लक्ष्मी नगर रहते हैं। तो स्कूल के अंदर टीका लगवाने से मतलब किस तरह का फ़ायदा आपको लग रहा है? सर बाकी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में पेशेंट वगैरह होते हैं, उससे पॉजिटिव रिस्क रहता है, बीमारी का खतरा रहता है। हाँ। यहाँ पे सेफली है, आप लोगों ने सिस्टम बहुत अच्छा किया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, मतलब वो हॉस्पिटल वाले एनवायरनमेंट से बचना है तो ऐसे में ये बढ़िया ये बढ़िया है सर। हाँ। आपका क्या नाम है जी? कहाँ से? अशोक कुमार कपूर नाम है। हाँ। और मैं यहाँ वेस्ट विनोद नगर से आया हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ। अच्छा, सब जगह से। अच्छा, मतलब कि किस तरह से, मतलब स्कूल में टीका लगवाना, क्योंकि 45+ तो पहले भी वैक्सीनेशन चल ही रहा था, तो अब किस तरह से आपको अलग लगा ये? मुझे इस तरह का, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मुझे कहीं नंबर नहीं आया। और यहाँ आया हूँ, किसी ने बताया है तो फटाफट मैं वाइफ को लेके आ गया हूँ। अच्छा। और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। स्कूल के अंदर टीका लगवाना, ये कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है सर। तो क्या मतलब आपके एज ग्रुप में भी स्कूल के अंदर नहीं लग रहा था? हाँ जी, बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, बहुत अच्छा जो भी करा उन्होंने, बहुत अच्छा करा। ठीक है, अस्पताल जाने से आप भी बचना चाह रहे थे? अस्पताल में तो जाके मैं लौट के आया हूँ, इतना परेशान भीड़ भाड़ देख के। हाँ। कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं है। 900 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करो, फिर जाके वहाँ पर लाइन पे खड़े रहो। ये सब चीज़ें के ऊपर मैं तो सुबह चेक किया, मिल गया, मैं तो देख के हैरान हो गया, इतना बढ़िया चीज़ें। अच्छा, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया था यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, कुसुमवती शाहवालिया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा बताइए कि एक तो वॉक इन की सुविधा है, मतलब आप सीधा आ जाइए और यहाँ टीका लगवा लीजिए? टीका लगवा लीजिए, और साथ में हमारे टीचर्स जो हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर पाने में असमर्थ हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने में। जो वॉक इन से आते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन हमारे टीचर्स कर रहे हैं। अच्छा। वो अपने साथ आधार कार्ड लेकर आ सकते हैं, अपना मोबाइल लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में SMS के थ्रू OTP आता है, तो ये 2 चीज़ अगर लेकर आएंगे तो यहाँ हमारे टीचर्स हेल्प करते हैं। बेहद अहम बात यह है कि जो लोग टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, टेक सेवी जो नहीं हैं, ऐसे लोग या जो इस तरह से मोबाइल स्मार्टफोन नहीं चलाना जानते, ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। या उन लोगों के लिए जो गरीब तबके से आते हैं या जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो अपना कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, उनके लिए बस ये है कि सीधा मोबाइल फ़ोन और एक आधार कार्ड ले आएं और यहाँ पर सीधा आ जाएं। इस तरह के किसी भी केंद्र में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और आपको टीका भी लग जाएगा। पूर्वी दिल्ली के मंडावली के टीकाकरण केंद्र से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और इस समय ऑक्सीजन की आपूर्ति किसी भी अस्पताल के लिए संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन बोकारो से ऑक्सीजन भरा टैंकर पलटने का मामला सामने आया है। बोकारो से भोपाल जा रहा 22 मेट्रिक टन ऑक्सीजन से भरा टैंकर सागर जिले के गढ़ाकोटा के पास पलट गया है। ऑक्सीजन से भरा टैंकर जो पलट गया है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। एक ऐसे समय में जब ऑक्सीजन के लिए इतनी त्राही मची है और तमाम अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी भरपाई अब जाकर थोड़ी हो पाई है। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही।